हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम मुंतसिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है ग्रीस की दोनों पोर्ट्स पर होगा भारत का राज। 300% भारत का बढ़ेगा व्यापार। ग्रीस का बड़ा तोहफा। तो भाई साहब, ग्रीस ने बड़ा तोहफा भारत को दे दिया है। उसकी अब दोनों पोर्ट्स पर भारत राज करेगा। क्या टाइम है यार, हर तरफ से फायदे ही फायदे हो रहे हैं। तुर्की की मतलब हाँ, फट के वो क्या कहते हैं, चार होगी। वो अपनी दोनों जो पोर्ट्स हैं वो भारत को दे रहा है। मतलब दो ही उसमें पोर्ट्स है, वही दे रहा है, वही दे रहा है। पहले देखते हैं। और 300% व्यापार भारत का बढ़ेगा। तो स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के बीच भारत और ग्रीस का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक होता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं IMEC की। ये वही प्रोजेक्ट है जो भारत को यूरोप से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है और इसमें मिडिल ईस्ट और मेडिटेरियन का बड़ा रोल है। इस पूरे रूट में ग्रीस सबसे महत्वपूर्ण जगह बनकर उभर रहा है क्योंकि यहाँ के दो बड़े पोर्ट पिरायस और थेसालोनिकी अब नए व्यापारिक रूट्स के केंद्र बनते जा रहे हैं। ये पोर्ट पहले भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन IMEC के बाद इनकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई है। भारत और ग्रीस के बीच व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2022-23 में दोनों देशों का व्यापार मात्र $1.9 बिलियन के आसपास था और अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये बढ़कर $8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी आने वाले समय में ये रिश्ता और मजबूत होने वाला है। भारत भी अपनी तरफ से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन पोर्ट्स और मरीन एजुकेशन में भारी निवेश कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रीस पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग नेशन है जो लगभग 20% ग्लोबल शिपिंग टनेज कंट्रोल करती है। ग्रीस के बिजनेस लीडर डेने ने भी साफ कहा है कि ग्रीक पोर्ट्स इस नए दौर का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि पिरायस पहले से ही एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बन चुका है और थेसालोनिकी पोर्ट ने पिछले साल लगभग 16.78 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया था। इसके साथ ही 5,20,000 TEU कंटेनर भी मूव हुए। उनका कहना है कि ये पोर्ट अब नई पीढ़ी की मरीन गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रीस की पोजीशन IMEC पर और मजबूत कर रहे हैं। डेने हाल ही में मुंबई गई थी जहां इंडिया मैरीटाइम वीक का आयोजन हुआ था। ये इवेंट बहुत बड़ा था जिसमें 85 देशों के 500 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। लगभग $120 बिलियन के निवेश और प्रोजेक्ट इस इवेंट में दिखाए गए। यहाँ शिपिंग कंपनियां, सरकारें, पोर्ट ऑपरेटर, टेक्नोलॉजी कंपनियां और ट्रेनिंग संस्थान सब एक साथ आए। ये दिखाता है कि दक्षिण एशिया, खासकर भारत की मैरीटाइम इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस इवेंट में IMEC को लेकर भी काफी चर्चा हुई। एक रिसर्च के अनुसार ग्रीस का पिरायस पोर्ट IMEC रूट्स को बहुत मजबूती देता है और इसे रणनीतिक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। ये रूट आने वाले समय में एशिया से यूरोप तक का सबसे तेज और भरोसेमंद रूट हो सकता है। डेने ने मुंबई में एक और महत्वपूर्ण इवेंट में हिस्सा लिया, मैरीटाइम CEO कॉन्फ्रेंस। ये एक ऐसा मंच है जहां दुनिया भर की महिलाएं शिपिंग इंडस्ट्री में लीडरशिप पर बात करती हैं। इस इवेंट में 50 से ज्यादा देशों के लोग आए थे और 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे। डेने एकमात्र ग्रीक स्पीकर थी और उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व, युवा सशक्तिकरण और शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। उनका एक बयान बहुत ही शानदार था, मेंटोरिंग हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी तय किया गया, यस फोरम और मैरीटाइम CEO के बीच एक बड़ा समझौता पोसाइडोनिया 2026 में साइन होगा। इसका मकसद महिलाओं को शिपिंग सेक्टर में और ज्यादा मौके देना, मेंटोरिंग, ट्रेनिंग और नॉलेज एक्सचेंज के जरिए। डेने ने भारत के सबसे पुराने मरीन ट्रेनिंग संस्थान TS रहमान का भी दौरा किया। यह संस्था 116 साल पुरानी है और 23 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ कैडेट्स को असली जहाजों जैसे माहौल में ट्रेनिंग दी जाती है। वर्कशॉप्स, ब्रिज सिमुलेटर और हाथों से काम करने वाले प्रोग्राम्स के जरिए। उन्हें यहाँ एक और चीज बहुत खास लगी, वुमेन इन रेटिंग स्कीम। ये 2023 में शुरू हुई और अभी तक 84 लड़कियां इससे जुड़ चुकी है, जिनकी पढ़ाई के लिए मैरेस्क, BW, सेनर्जी और एंग्लो ईस्टर्न जैसी बड़ी कंपनियां स्कॉलरशिप दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इन छात्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सच में अपना भविष्य खुद बना रही है। अंत में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, दुनिया भर में पोर्ट्स और शिपिंग टर्मिनल्स में जब भी नई टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो शुरुआत से ही डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी और जेंडर इक्वलिटी को हिस्सा बनाना चाहिए। यही असली भविष्य है। भारत और ग्रीस की ये साझेदारी
साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा, टेक्नोलॉजी, महिला सशक्तिकरण और ग्रीन एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों को जोड़ती है। आने वाले समय में IMEC की वजह से भारत की पोजीशन दुनिया में और मजबूत होने वाली है और इस प्रोजेक्ट की वजह से भारत और ग्रीस पहले से काफी ज्यादा करीब आए हैं। ग्रीस के दोनों बंदरगाह भारत को काफी ज्यादा अब सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ईरान इन दिनों एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। वह क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है, खासकर भारत और ब्रिक्स देशों के साथ, ताकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों से बाहर निकल सके। ईरान के कई बड़े अफसर और बिजनेसमैन खुले तौर पर कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी अब उनके लिए एक जरूरत बन चुकी है। दरअसल ईरान पर 1979 से ही अमेरिका की तरफ से लगातार अलग अलग तरह की पाबंदियां लग रही है। 2025 में ये दबाव और बढ़ गया जब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने स्नैपबैक मैकेनिज्म शुरू करके ईरान पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए। आरोप है कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाया और परमाणु एजेंसी को पूरी पहुंच नहीं दी। इन पाबंदियों की वजह से ईरान को सबसे बड़ा झटका स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर होने का लगा। मतलब ऐसे के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो यार सीधी सी बात है, भारत जो है दोनों जो पोर्ट्स हैं ग्रीस की उनको भाई कब्जे में ले रहा है, मतलब अपने पास ले रहा और है। व्यापार भी इससे करेगा, भारत का 300% बढ़ेगा। 300% व्यापार, यानी 2-3 बिलियन डॉलर से 8 बिलियन डॉलर, 10 9 बिलियन डॉलर तक ये चला तो बहुत जाएगा। ज्यादा भाई एकदम। और इससे सबसे ज्यादा मरोड़ भारत उठेगी तुर्की को। सीधी सी बात है, तुर्की के साथ उसने इंडिया की अब लगती भी नहीं है और उसको सही चिढ़ भी होगी कि यार इंडिया तो जो है ना बिल्कुल मेरे बगल में आकर बैठ गया। और अगर कुछ उसने हिलने जुलने की पिछले दिनों तुर्की ने भारत का एयर स्पेस बंद किया था ना, बिल्कुल भारत ने बोला रुक बेटा तेरे साथ जाके पोर्टल लेता हूं। और सबसे बड़ी बात, अभी तो सिप्रस की बात हो ही नहीं रही। अभी तो सिप्रस ने पता नहीं क्या कुछ करना और इंडिया के साथ भारत के हाथ इंडियन भारत की एक बात माननी पड़ेगी, इंडिया जो है उसको पता है किस तरीके से दूसरे देशों के साथ अपने जो है ना रिलेशन बढ़ाने, किस तरीके से अपनी ट्रेड बढ़ानी है, किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है, किस तरीके से पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से दूसरे देश के साथ और किस तरीके के साथ किसी दूसरी कंट्री को वो क्या कहते हैं। भारत चीन के सीपेक को भी टारगेट कर रहा है, बिल्कुल। इसके साथ तुर्की को तो डायरेक्ट बाईपास करके तुर्की को भी नुकसान। सारी बातें छोड़े, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने कभी सोचा था कि इधर तक नौबत आ जाएगी? इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात देख लो आज कहां पर है। यही वो था, तालिबान थे जो इंडिया को बुरा भला बोलते थे, सब कुछ कहते थे, आज वही इंडिया की जय जयकार है। देख लो भाई, सबसे बड़ी बात ये। तो ये जो सीन है ये बहुत ही बड़े लेवल पे बताया जा रहा है। अब क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया का जो फोकस है वो सीधा तरक्की करना, मुल्क को आगे बढ़ाना, जिसमें बहुत वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत इसका ख्याल रखना तैयार है।